Hello everyone, welcome to the Chanakya batch for skill development and vocational training. We have completed already lecture 13, and in this lecture we'll cover lecture 14. And in this lecture, the very important schemes we will cover: Strive scheme. Strive scheme and Sankalp scheme. These are those one of the important schemes already mentioned in the syllabus. So there is a very high chances it can be asked in the our exam. So Strive scheme. स्टार्ट करते हैं, पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं. व्हाट इज स्ट्राइव? स्ट्राइव मीन्स, तो स्ट्राइव स्टैंड फॉर स्किल strengthening for industrial value enhancement. हम यहाँ पे स्किल को स्ट्रेंथन की बात कर रहे हैं जिससे क्या होगा, इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहेंस हो जाएगी. सॉरी. तो इस पहले स्ट्राइव स्कीम या स्ट्राइव प्रोजेक्ट के बारे में हम समझते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ और कौन किसकी इनिशिएटिव है. तो स्ट्राइव की जो हम बात करेंगे, इट इज अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट और स्कीम. तो जो जहां से लोन लिया गया है इसके लिए फंडेड, वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया है. किसके लिए? स्ट्राइव स्कीम्स के लिए. ओके. ये कब इसका अगर साइन की बात करें, एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, एग्रीमेंट जो साइन हुआ है हमारा वर्ल्ड बैंक. एक्चुअली वर्ल्ड बैंक दो डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक का नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD. जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा पढ़ा होगा उसमें you should know this. World Bank is the combination of the different groups, and these two groups very important. One is IBRD and one more also there. तो वर्ल्ड बैंक जो हम बोल रहे हैं, तो अपने आप में किसी या IBRD की बात कर रहे हैं या फिर उस वर्ल्ड बैंक ग्रुप के में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. तो और डिटेल में जाके वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में डिटेल में गूगल करके आप समझ सकते हैं चीज़ों को. ये हमारा अभी यहाँ पे टॉपिक नहीं है डिस्कशन का. वर्ल्ड बैंक की जब आप बात कर रहे हैं, तो ये वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो साइंड होता है, ये होता है 19 दिसंबर 2017. और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो ड्यूरेशन रखी गई, ड्यूरेशन ये टारगेट किया गया इसका कि इम्प्लीमेंटेड टिल नवंबर 2022 तक इसका टारगेट रखा गया कि नवंबर 2022 तक इस जो स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा. बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका. इट कुड नॉट इम्प्लीमेंटेड इन एवर टारगेट टिल नवंबर 2022. तो उसको फिर क्या किया, एक्सटेंड कर दिया गया है. अभी एक्सटेंडेड टू, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई डेट पूछी जा सकती है. तब मई 2024 को एक्सटेंड कर दिया गया है. तो अब ये स्कीम कब तक इंप्लीमेंट होगी? मई 2024 तक इंप्लीमेंट होने का इसका टारगेट रखा गया है. आगे बढ़ते हैं. पहले इसके इस स्ट्राइव स्कीम की जो हम बात कर रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो इसका ऑब्जेक्टिव है
improving the relevance and efficiency of skills training provided through ITIs and apprenticeship। करने का मतलब क्या है? स्ट्राइव स्कीम का ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करें तो क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? इंप्रूविंग द रिलीवेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइडेड थ्रू। कहने का मतलब क्या है? ये इंप्रूव करना चाह रही है ये स्कीम, किस लिए? कि इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं ये किसमें? जो एफिशिएंसी और रिलीवेंस है किसका? स्किल ट्रेनिंग का। स्किल ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहते हैं। और वो कौन सी स्किल ट्रेनिंग? जिसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ITIs प्रोवाइड कर रहे हैं और अप्रेंटिस के थ्रू जो ट्रेनिंग हो रही है। तो अब मैंने बताया कि आप जो अभी रिसेंट, अब हम लॉन्ग टर्म की जब बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग की बात करें, लॉन्ग टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें या वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, लॉन्ग टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके दो तरीके हैं। एक तो आप ITIs में एडमिशन ले लीजिए और दूसरा तरीका है आप अप्रेंटिस के थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। फ्रेशर्स वाला जो अप्रेंटिस होता है उसको ज्वाइन कर लीजिए, अप्रेंटिसशिप। यहां से भी ये भी ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग बाय इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग बाय इंस्टीट्यूट। ये आपका गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। सिमिलरली ये अप्रेंटिस, ये भी एक ट्रेनिंग है। और ये जो ट्रेनिंग है आपकी ट्रेनिंग बाय इंडस्ट्री और ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ये इंडस्ट्री ट्रेनिंग करा रही है। तो अल्टीमेटली क्या है? इस इकोसिस्टम को ये क्या है? स्किल ट्रेनिंग। ये कौन? स्किल ट्रेनिंग का लॉन्ग टर्म स्किल ट्रेनिंग के दो तरीके हैं, या तो आप ITIs के थ्रू कर लीजिए या फिर दूसरा एक अप्रेंटिसशिप कर लीजिए इंडस्ट्रीज के थ्रू। अब इसकी जो एफिशिएंसी और रिलीवेंस है उस वो प्रॉपर एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टैंडर्ड नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, स्किल गैप आ रहा है या फिर प्रॉपर बजट नहीं है, फंड नहीं है। तो उसको इंप्रूव करने के लिए कौन सी स्कीम आई? स्ट्राइव। तो स्ट्राइव स्कीम किसको फोकस कर रही है? इट इज फोकसिंग ऑन स्किल ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट। और वो स्किल ट्रेनिंग को कौन प्रोवाइड करता है? ITIs करती हैं या फिर वो अप्रेंटिस के थ्रू ट्रेनीज इंडस्ट्री से करते हैं। तो अप्रेंटिसशिप को हम डिटेल में आगे लेक्चर्स में समझेंगे। अभी अब हम ये समझ चुके हैं कि ITIs का काम क्या है और अप्रेंटिसशिप का, दोनों का काम ट्रेनिंग कराना है। तो एक इंडस्ट्री ही कराती है ट्रेनिंग और एक आपका इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कराता है। तो इस पूरे इकोसिस्टम को अच्छे से इंप्रूव करने की बात स्ट्राइव स्कीम करती है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा आई होप। फिर आगे हम बात करते हैं इसकी स्कीम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी स्कीम है, जैसे इस स्कीम के बारे में हम बातें अबाउट स्ट्राइव, थोड़ा कोर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली ये स्कीम क्या कह रही है। देखिए, हम बात कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की। ये कैसे होती है? हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, या तो ये ITIs के थ्रू हो रही होगी या फिर ये अप्रेंटिसशिप के थ्रू हो रही होगी। लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप के थ्रू हो रही होगी। अब इसमें कुछ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, तब जाके हमें कुछ रिजल्ट मिलता है या फिर आउटपुट मिलता है। इनपुट्स क्या होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उसका कोर्स करिकुलम इंडस्ट्री के मुताबिक होना चाहिए। जैसे मान चलो NSQF के अलाइंड हो, हम ऑलरेडी देख चुके हैं NSQF। हमारे ट्रेनर्स NCVT
को अलाइंड हो, एनसीईबीटी डीजीईटी जो भी स्टैंडर्ड सेट करिए उसके अकॉर्डिंग हो प्रॉपरली, और वो ट्रेनिंग करके आए, और एडमिशन प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट हो, काइंड ऑफ इस तरह के इनपुट से जब भी बच्चे क्वालिटेटिव बच्चे आएंगे। तो अभी तक जो स्कीम्स रही हैं गवर्नमेंट की, ये इन्हीं चीजों पे ध्यान देती रही हैं। मतलब टिल नाउ जो स्कीम्स रही, मतलब इसके आने से पहले की जो स्कीम्स, जो ट्रेडिशनल स्कीम्स हैं, ट्रेडिशनल स्कीम्स फोकस ऑन इनपुट्स, बट स्ट्राइव स्कीम क्या कर रही है, इट इज अ आउटकम बेस्ड स्कीम, फोकस ऑन द रिजल्ट और आउटपुट। अब आउटपुट क्या है, देखिए बच्चे ने एडमिशन तो ले लिया, पास आउट हुआ, उसका प्लेसमेंट हुआ, मतलब वो उसको रिटेन कितना किया, रिटेन कहने का मतलब एडमिशन हुआ तो एडमिशन के बाद वो रिटेन किया, रिटेन करने के बाद वो फेल तो नहीं हो गया, तो ये इन सब पे ध्यान देगा। ट्रेनी, ये ट्रेनी पे फोकस कर रही है, ये ट्रेनी के आउटकम पे फोकस कर रही है, इसकी ट्रेनी आउटपुट पे फोकस कर रही है। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि वो रिटेन किया, एडमिशन तो ले लिया बच्चे ने, इनपुट काम है वो, अब वो पूरा पूरा पूरे उसने कोर्स ड्यूरेशन को रिटेन किया, एडमिशन परसेंटेज वगैरह उसकी अटेंडेंस सही रही, फिर उसके बाद जब वो एग्जाम में बैठा तो उसमें पास हुआ, और उसके बाद पास होने के बाद उसका प्लेसमेंट हुआ। ये तीन मेजर चीजों पे वो फोकस कर रहे हैं, ये आउटपुट है ट्रेनी का आउटपुट। तो इस टाइप स्कीम क्या कर रही है, अब तक की जो स्कीम्स थी जो वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग्स में थी, वो इनपुट पे फोकस करेगी, भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर देते हैं, कोर्स करिकुलम को एनएसक्यूएफ के लिए कर लेते हैं, अच्छे ट्रेनर्स हो देते हैं, और एडमिशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। वो आउटकम की बात नहीं करते थे कि भैया आउटकम क्या हुआ। तो ये जो फंडिंग है, अब तक जो फंडिंग मिल रही थी इनपुट के लिए मिल रही थी, ये फंड मिल रही है अब आउटपुट के लिए। हम ये देख रहे हैं ट्रेनीज जो निकला है वो उसका प्रॉपरली वो रिटेन हुआ कि नहीं हुआ, पूरे 1 साल 2 साल का जो प्रोग्राम उसने किया, फिर उसके बाद वो पास हुआ कि फेल हुआ, फिर उसको प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये बेसिकली अब तक की जो स्कीम्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं स्ट्राइव इज ए आउटकम बेस्ड, आउटकम बेस्ड स्कीम। आउटकम बेस्ड स्कीम मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड है, ये हम ये देखेगी कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, रिजल्ट में आपका रिटेन, ये मेजर 3 चीजें देखेगी। तो ये ऐसी स्कीम है जो इसने शिफ्ट कर दिया है गवर्नमेंट के जो अब तक की इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी थी वोकेशनल एजुकेशन में, उसने वो इनपुट से रिजल्ट की तरफ फोकस कर दिया। तो आफ्टर दिस स्कीम government shifted implementation strategy from inputs to result, और रिजल्ट पे ध्यान दे रही है, ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में ये पहली बार ये स्कीम ऐसी आई जो हमारे इनपुट से हटके आउटपुट की बात कर रही है, रिजल्ट की बात कर रही है। तो इस स्कीम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये स्कीम क्या कर रही है, स्किल स्ट्रेंथनिंग, एसटी से स्किल स्ट्रेंथनिंग है, और वो कर रही है कि वैल्यू इनहेंसमेंट, वैल्यू इनहेंसमेंट जिससे कि क्या हो, इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहेंसमेंट हो जाए। तो इसका मेन पर्पज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने आप एमओयू करके ये इंप्लीमेंट करिए। आगे और समझते हैं इसके बारे में, इसके एम्स की बात कर लेते हैं, ब्रॉडर एम्स की बात कर लेते हैं। एम्स तो हमने अभी भी देखे, ब्रॉडर एम्स की बात कर लेते हैं इसमें कि कैसे कैसे ये करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम, एम्ड एट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये किस पे कर रही है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड मार्केट
रिलीवेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन लॉन्ग टर्म वीट। इसमें किस पे फोकस कर रही है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे फोकस कर रही है। आईटीआईज, एनएसटीआईज, आईटॉट और जितने भी ऐसे सेंटर्स हैं इनकी रिफॉर्म की बात कर रही है एंड इम्प्रूव करने की बात कर रही है। क्वालिटी एंड मार्केट रिलीवेंस, जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं आपके स्किल डेवलपमेंट, उनके क्वालिटी और मार्केट रिलीवेंस की बात कर रही है जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स चल रहे हैं। पहला काम ये हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? ये इंसेंटिवाइज कर रही है आईटीआईज को जो इंप्रूव करते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस। इंसेंटिवाइज आईटीआईज जो करते हैं क्या? इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। उनको रिवार्ड भी मिल रहा है जो इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप बाय इन्वॉल्विंग एसएमएस, स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड बिजनेस एसोसिएशन एंड इंडस्ट्रीज, इनके एसोसिएशन को भी इंक्लूड कर रहे हैं ये। उन आईटीआईज को ये इंसेंटिवाइज करेंगे, मतलब फंडिंग देंगे जो लोग अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस को करेंगे ट्रेनिंग के साथ साथ, जो अप्रेंटिसशिप में भी हेल्प कर रहे हैं थ्रू एसएमएसी। जो अप्रेंटिसशिप मैंने बताया इंडस्ट्रीज से होगा, तो इंडस्ट्रीज में वो बड़ी इंडस्ट्री भी हो सकती है, कुछ छोटी इंडस्ट्री भी हो सकती है। और ये प्रोजेक्ट क्या कर रहा है? एक रोबस्ट मैकेनिज्म बनाने की कर रहा है फॉर डिलीवरी ऑफ क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो इसका एम क्या है? टू डेवलप ए रोबस्ट मीन्स थोड़ा मजबूत, स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म फॉर डिलीवरिंग क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग बाय स्ट्रेंथनिंग क्या क्या स्ट्रेंथ, जो उनका जो मैकेनिज्म जो इनको करा रहा है, जैसे स्टेट डायरेक्टोरेट हो गया, जैसे आपका CSTARI हो गया, नीमी हो गया, NSTI हो गया, या फिर ITI हो गया, एटसेट्रा। तो टू डेवलप, अब रोबस्ट मैकेनिज्म कैसे बनेगा? जो इस पूरे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग को करा रहे हैं उस पूरे मैकेनिज्म को ये रोबस्ट करना चाह रहे हैं। तो कौन करा रहे हैं? देखो स्टेट में तो स्टेट डायरेक्टरेट्स हैं, CSTRI और निमी का हम ऑलरेडी रोल दिख चुके हैं क्या है, NSTI का भी दिख चुके हैं, ITI का। तो ये सारे जो मैकेनिज्म है इनको स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा है। तो ये मेजर इसके 3 एम है। ये क्या करना चाहता है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करना चाहता है। इसके थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करिए जिससे क्या होगा? इंप्रूव स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जो क्वालिटी है और माइक्रो रिलीव वो इंप्रूव हो जाए। और उन आईटीआईज को ये इंसेंटिव देने की बात कर रहा है, फंडिंग देने की, बजट की बात कर रहा है जो ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्लूड करेंगे। और ये पूरा जो मैकेनिज्म है उसको रोबस्ट करना चाहते हैं जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है। तो ये इसका मेन उद्देश्य है जिसकी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो स्ट्राइव स्कीम है। आगे इसमें और समझते हैं फाइनेंस की। अगर हम बात करें फाइनेंस, बजट जो आ रहा है, पैसा जो आ रहा है किस तरह से दिया जाएगा। तो ये जो स्कीम है आपकी, ये है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम।
देखिए दो तरह की स्कीम होती है, एक सेंट्रल की दो स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी तो पूरी फंडिंग सेंट्रल से जा रही होगी, और जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी तो उसमें कुछ शेयर होगा। जैसे कि अगर हम पुअर स्टेट्स की बात करें, हिल स्टेट्स की बात करें, तो उसमें शेयर ऐसा होता है 90% सेंटर दे रहा है, 10% स्टेट दे रहा है। और जब थोड़ी जनरल स्टेट्स की बात करें तो उसमें रेशो चेंज हो जाता है, कभी 70-30 कर देते हैं, कभी 60-40 कर देते हैं। तो डिपेंड अपॉन द स्कीम का इंपॉर्टेंस क्या है वो उसके अकॉर्डिंग। तो ये याद रखने वाली है, इसमें भी घुमा सकता है कि ये स्कीम कैसी है, इट्स अ सेंटर सेक्टर स्कीम नॉट स्पॉन्सर्ड। स्ट्राइप स्कीम इज सेंटर सेक्टर, ऐसी संकल्प स्कीम है, वो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो दोनों को एक्सचेंज करके घुमा सकता है। तो ये याद रखने वाली है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। और जो बजट आउटले है, बजट आउटले यहां पे 22,000 करोड़ का है, जो बेसिकली चार रिजल्ट एरियाज को, जैसे मैंने बताया ना क्या क्या रिजल्ट ओरिएंटेड, तो चार रिजल्ट एरियाज को कवर कर रहा है, फोकस ऑन द 4 रिजल्ट एरियाज। तो पहले थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। RA1 रिजल्ट एरिया 1 क्या कह रहा है, ये करता है अपग्रेडेशन ऑफ ITIs, ये कह रहा है अपग्रेडेशन ऑफ ITIs की बात कर रहा है बेस्ड ऑन आउटपुट। भाई आउटपुट की हम बात ही कर रहे हैं, क्या आउटपुट आएगा उस बेसिस पे करेगा। रिजल्ट एरिया 2 क्या कह रहा है, इंक्रीज्ड कैपेसिटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स to support ITIs and apprenticeship training। कहने का मतलब ये फंडिंग की बात कर रहा है, स्टेट डायरेक्टरेट की फंडिंग की बात कर रहा है, ये ITIs की बात कर रहा है, ये स्टेट डायरेक्टरेट की बात कर रहा है। इसको अगर शॉर्ट में समझें तो ये कह रहा है स्टेट डायरेक्टरेट को इंप्रूव करो, उनको फंडिंग दो। रिजल्ट एरिया 2। रिजल्ट एरिया 3 किसकी बात कर रहा है, इंप्रूव्ड टीचिंग एंड लर्निंग, वो मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहा है कि जो टीचिंग लर्निंग का मैकेनिज्म कैसे इंप्रूव होगा, क्या क्या मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगी, क्या क्या मोड ऑफ टीचिंग होगी, वो सब। चौथा रिजल्ट एरिया किस पे फोकस करेगा, RA4, वो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात कर रहा है पूरा, इंप्रूव्ड एंड ब्रॉडन्ड अप्रेंटिसशिप। जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चल रही है, अब ज्यादा डिटेल में जब इसको समझेंगे, जब पहले अप्रेंटिसशिप कर लेंगे तो वहां समझेंगे। तो रिजल्ट एरिया 4 ऑफ स्ट्राइप स्कीम इज फोकस ऑन विच पार्ट, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, एक एक लाइन से। तो ये चार रिजल्ट एरिया है, हमें चारों का मतलब रिजल्ट एरिया 1 ऑफ स्ट्राइप स्कीम फोकस ऑन द अपग्रेडेशन ऑफ ITI बेस्ड ऑन आउटपुट। रिजल्ट एरिया 2 वैसे शॉर्ट में रख सकते हैं, स्टेट डायरेक्टरेट की बात कर रहा है, या फिर जो पूरा स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्टेट डायरेक्टरेट की इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। रिजल्ट एरिया 3 जो मेथड यूज कर रहे हैं हम टीचिंग लर्निंग के, उसको एडवांस करने की बात कर रहा है, उसको इंप्रूव करने की बात कर रहा है। रिजल्ट एरिया 4 इंप्रूव्ड एंड ब्रॉडन्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है ना, उसको इंप्रूव करने की बात कर रहा है, वहां पे फंडिंग देने की बात कर रहा है। अब इनको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। पहले हम रिजल्ट एरिया 1 की बात कर लेते हैं। रिजल्ट एरिया 1 देखिए, अरे ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो ITI में चैलेंजेस हैं उनको पता करना है और उनको फिर दूर करना है। इसका ऑब्जेक्टिव है द की चैलेंजेस ऑफ ITIs
जैसे एक है क्वालिटी, क्वालिटी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। अब कैसे करेंगे ये सब क्वालिटी इंप्रूव, आईटीआई के चैलेंजेस को दूर कैसे करेंगे, और रिजल्ट एरिया 1 के ऑब्जेक्टिव की बात की हमने। तो सबसे पहले हाउ, कैसे कैसे करेंगे, तो पहले करते हैं अपग्रेड कर देते हैं किसका, अपग्रेडिंग ट्रेनिंग इक्विपमेंट एंड इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेड्स। कैसे पॉसिबिलिटी है, क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, पहले जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं उनको अपग्रेड कर दो, और जो नई ट्रेड भी, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो उसके अकॉर्डिंग न्यू ट्रेड्स भी ले आओ। पहले तो ये काम करेंगे। तो ये कैसे, किस किस पे फोकस करेंगे, हु, किस पे फोकस करेंगे, कौन कौन होंगे वो। तो इन्होंने 500 आईटीआई के सिलेक्शन की बात की, फोकस करेंगे इसमें 500 आईटीआई, जिसमें 400 तो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर्स की होंगी और 100 हमारी प्राइवेट सेक्टर की होंगी। अब उनको सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, जो गवर्नमेंट है उनकी ग्रेडिंग होनी चाहिए इक्वल या ग्रेटर देन 2 के, और प्राइवेट के लिए उनकी ग्रेडिंग होनी चाहिए इक्वल या ग्रेटर देन 2.5 के। ये क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, यही आईटीआई उसमें अप्लाई कर सकती है इस स्कीम के लिए। एलिजिबिलिटी क्या हो गई, ऐसी गवर्नमेंट आईटीआई जिनकी ग्रेडिंग 2 या 2 से ज्यादा है वही अप्लाई कर सकती हैं, और ऐसी आईटीआई जिनकी प्राइवेट, जिनकी ग्रेडिंग 2.5 या 2.5 से ज्यादा है, दे आर एलिजिबल कम अंडर द स्ट्राइड स्कीम। अच्छा, अब पैसा फंड मिलेगा कैसे कैसे, फंडिंग जो मिलेगी हमने बताया कि आउटकम बेस्ड है, तो पहले आउटकम का पता कैसे लगेगा, तो आउटकम को पता करने के लिए इन्होंने कुछ इंडिकेटर्स रखे हैं जिन्हें बोलते हैं केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स ये आउटकम को एसेस करेंगे, बताएंगे कि आउटकम कितना आ रहा है। तो इन्हीं के बेसिस पे क्या होगा, फंड रिलीज होगा। तो कैसे, केपीआई के बिहाफ पे ही देखा जाएगा। अगर केपीआई सही चल रहा है तो अल्टीमेटली इससे क्या फायदा होगा, द फंड रिलीज आफ्टर अचीविंग ईयरली टारगेट्स corresponding to following KPIs, वो आगे हम देखेंगे। कहने का मतलब फंड कब कब मिलेगा, ईयरली टारगेट सेट किए जाएंगे, और वो ईयरली टारगेट जैसे जैसे फिल होते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग फंड रिलीज होता चला जाएगा। इसी को बोल रहे हैं आउटकम बेस्ड। पहला काम करो, जितना काम कर दोगे फंड रिलीज, उतना फंड रिलीज। पहले पैसे दिए, उसने काम किया, एक्सेस किया, सही हो गया, फिर आगे काम तभी मिलेगा, तभी पैसा रिलीज होगा जब वो प्रॉपर पहला काम हो जाएगा। तो इस तरह से मॉड्यूल के फॉर्म में आउटकम बेस्ड आपको वो केपीआई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से वो केपीआईज हैं जो RA1 में आ रहे हैं। तो केपीआई यहाँ पे 4 हैं जो केपीआई की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 केपीआई हैं, 4 केपीआईज जो हमारे फंड को रिलीज कराने में मदद कर पाएंगे। उनके अकॉर्डिंग ही पर्टिकुलर परसेंटेज होगी, टारगेट्स होगा, अगर वो अचीव हो रहा है तभी फंड रिलीज होगा। जैसे सबसे पहले जो टोटल एडमिटेड बच्चे हैं और टोटल सैंक्शंस, तो एडमिशन कितने हुए, सबसे पहला तो टारगेट यही है कि एडमिशन पूरे हो जाएं। एडमिटेड अपॉन टोटल सैंक्शनड सीट्स, मान के चलो 100 सीट्स हैं किसी ट्रेड में और 100 की 100 भर गई,
तो उसको फंड मिल जाएगा। अब उसमें कितना मिलेगा, पूरा फंड मिल जाएगा। किसी की 80 भरी है तो 80 के हिसाब से मिलेगा। एक मिनिमम सेट पॉइंट भी रखा हुआ है, जैसे मान के चलो 50 कर दिया या 60 कर दिया, तो 100 सीट है सैंक्शंस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसकी 100 है और एडमिशन हुआ है सिर्फ 60 में, और 60 से अगर 59 हुआ है तो उनको फंड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो एडमिशन ही नहीं करा पा रहे हैं। इसका मतलब वो अवेयरनेस ही नहीं फैला पा रहे हैं, उनके अंदर वो कैलिबर ही नहीं है, वो इस आईटीआई का कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है। तो पहली चीज तो वो कि टोटल एडमिटेड एडमिशंस अच्छे होने चाहिए, केपीआई पहला। दूसरा क्या कह रहा है, एडमिशन हो गया बच्चे का, हाँ, अब क्या है कि एग्जाम पास करे। एग्जाम पास तब करेगा पूरा एग्जाम पास करने से पहले एग्जाम दे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है एडमिशन ले लिया बीच में ड्रॉप आउट हो जाए, तो ड्रॉप आउट रेट कम हो, तो वो कैसे पता लगेगा, टोटल स्टूडेंट एग्जाम गिवन। एग्जाम मतलब जो फाइनल एग्जाम होगा ट्रेड का, जो फाइनल जिससे सर्टिफिकेट मिलेगा, एग्जाम गिवन अपॉन टोटल एडमिटेड। अब जितने भी एडमिट किए हैं, जैसे मान के चलो 100 थे, 100 के 100 एडमिशन हो गए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 100 थी, 100 के 100 एडमिशन हो गए। अब एग्जाम दिया है 30 बच्चों ने ही बस, इसका मतलब बीच में 70 ड्रॉप आउट कर गए, तो फिर नहीं मिलेगा फंड। और वहीं पे अगर एग्जाम दिया है बच्चों ने 80-90 बच्चों ने, तो इसका मतलब सही ही वो जा रहा है, केपीआई सही है। ऐसे ही एग्जाम देना अलग बात है और एग्जाम पास करना अलग बात है। तो अगली चीजें लिंक इंटरलिंक्ड कैसी है कि जो एग्जाम दे रहे हैं वो पास कितने कर रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं कि बस दे रहे हो पढ़ ही नहीं रहे हो पास नहीं होंगे, तो वो भी देखा जाएगा। तो टोटल पास स्टूडेंट अपॉन टोटल स्टूडेंट एग्जाम गिवन, बच्चों ने जितना एग्जाम दिया उसका वो परसेंटेज निकाला जाएगा। टोटल पास स्टूडेंट कितने हुए हैं, जितने ने एग्जाम दिया उनमें से, जैसे मान के चलो 80 ने दिया और 80 में से 80 बच्चे पास हो गए, तो वाह कितना अच्छा केपीआई है, अच्छा फंड मिल जाएगा। ऐसे ही फोर्थ पॉइंट वो क्या कह रहा है, टोटल, अब एग्जाम देना ही सिर्फ नहीं था, प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो टोटल प्लेस्ड अपॉन टोटल पास्ड। पास हो गए, पास किस लिए हुए, अब क्या होगा, जॉब लगनी चाहिए, तो टोटल कितने लोगों का प्लेसमेंट हो गया। तो ये मेजर आईटीआईज की कंडीशंस को ये बयां कर देंगे केपीआई कि भैया कैसे चल रहा है। अगर सब बढ़िया चल रहा है तो उनको प्रॉपर फंडिंग मिलती रहेगी। दीज आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स विच आर इंपोर्टेंट टू रिलीज द फंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम इन पर्टिकुलर आईटीआई विच इज रनिंग दिस स्कीम। हमने RA1 देखा, अब RA2 देखते हैं। ऐसे ही RA2 किस पे फोकस कर रहा है, RA2 की बात कर लेते हैं। RA2 क्या कह रहा है हमारा, हमने अभी देखा RA2 का फोकस क्या था। RA2 का स्टेट डायरेक्टरेट को फंडिंग का फोकस था कि स्टेट डायरेक्टरेट को इंप्रूव कराएं। तो स्टेट डायरेक्टरेट में क्या चीजें हैं, स्टेट डायरेक्टरेट में के हाथ में क्या क्या चीजें, भाई स्टेट डायरेक्टरेट ये है कि कोई वैकेंसीज ना हो, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग हो, और इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग्स वगैरह हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग्स हो। तो ये क्या करेंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग की एग्रीमेंट की बात करेंगे इसमें। तो इसमें क्या किया है, ये किस पे फोकस कर रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग एग्रीमेंट, किस किस के बीच में, ये एग्रीमेंट हो गया डीजीटी एंड स्टेट डायरेक्टरेट में, क्योंकि आईटीआई से का कोई लेना देना नहीं है इससे। जो स्टेट में आईटीआई चल रही है, स्टेट डायरेक्टरेट उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, उन्हें मॉनिटर कर रहा है, तो उस स्टेट के डायरेक्टरेट का डीजीसी से परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग का मैकेनिज्म हो गया कि अगर आप इन चीजों को करोगे तो हम आपको पैसा दे देंगे। तो ये पैसा कहां जा रहा है, पहला RA1 का पैसा किसके लिए जा रहा था, आईटीआई के लिए जा रहा था। RA2 का किसके लिए जा रहा है, स्टेट डायरेक्टरेट को। स्टेट डायरेक्टरेट का काम क्या है, देखो वैकेंसीज कम ना रह जाएं, या फिर नेक्स्ट ये हम अगले वाले फेज में कंप्लीट करूंगा। मैंने से आ गया RA2 को नेक्स्ट उसमें कंप्लीट कर